अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के इस सेशन में कराची से हमारी गेस्ट हैं मिस नजमा आदम। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हैं और 25 ईयर्स प्लस का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस नजमा के इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें कर सकें आपका। जी बहुत शुक्रिया। तो हम अपनी बातें यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, ख़ास तौर पे वो एजुकेशन जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ किसी हवाले से भी मुंसलिक है, वहाँ से हम शुरू करते हैं, देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक। सो बेसिकली मैंने बैचलर्स किया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। 1998 में मैंने पास आउट किया था और उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में, कराची से, क्योंकि मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं यूएस से, मलेशिया से। अभी रिसेंटली मैं अमेरिका से कोर्स कर कर आई हूँ हैंड राइटिंग पर, और ऑटिज्म की मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है। राइट। तो हम आपको ऑटिज्म एक्सपर्ट भी कह सकते हैं इन योर ऑन जी, फील्ड। वो मैंने, जी, यूएस से ये सर्टिफिकेशन। राइट। तो हम नेक्स्ट ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप हमें ज़रा अपनी, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है आपकी प्रोफेशनल भी, 25 ईयर्स की, तो हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोफेशनल जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ से होते यहाँ पहुँचे। जर्नी बहुत लंबी है, कोशिश करूंगी कि मैं इसको जितना शॉर्ट करके आपको बता सकूं और पूरी चीजें जो है इसमें कवर हो सके। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 1998 में, उस टाइम में, उस दौर में, उस जमाने में सिर्फ जेपीएमसी ही होता था, जितना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। वहां से मैंने पास आउट करने के बाद जैसे अभी भी बहुत इस फील्ड की डिमांड है, अवेयरनेस है। उस वक्त भी ओपनिंग्स बहुत कम थी, बट डिमांड भी थी, मगर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ऑब्वियसली लोगों को पता नहीं था। जब मैंने पास आउट किया तो सबसे पहली मेरी जो जॉब थी वो माँ आयशा मेमोरियल सेंटर में थी। पास आउट होते के साथ ही एग्जाम्स के फौरन बाद जो है वो मेरी जॉब लग गई। सो वो भी एक बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म था उस जमाने में, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ही सेंटर्स होते थे, स्पेशल स्कूल्स, या एक आध दो बड़े हॉस्पिटल से, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जिसमें था, सिर्फ उसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हुआ करती थी, वो भी साइकियाट्रिक साइड पर। एक 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 ये साइकियाट्रिक सेंटर होता था, हॉस्पिटल होता था। फिर छोटे सेंटर्स में अकेल और उजाला, दानिशगाह, इस किस्म के सेंटर्स होते थे। किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े सेटअप का लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोग नहीं थे, इस वजह से चीजें डिफिकल्ट थी, बहुत चैलेंजिंग थी। बहरहाल मेरी जर्नी जो है मायशा मेमोरियल सेंटर से स्टार्ट हुई। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का सेंटर था उस वक्त भी, और आज भी इसका बहुत नाम है। बहुत कुछ सीखा वहां से। हमारा पीडियाट्रिक सेटअप भी था वहां पर, और एडल्ट्स भी आते थे, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी था। ऑटिज्म के भी बच्चों को हमने देखा है, एडीएचडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एडल्ट्स में मैंने पार्किंसंस वहाँ बहुत देखा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, डूशेन मस्कुलर, बच्चों में डूशेन जैसे होता है और बड़ों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग है। स्ट्रोक के बहुत काइंड्स देखे, पार्किंसंस देखा। सो 3 साल तकरीबन मैंने उधर वहां पे काम किया है। इस दौरान मैं अमेरिका गई थी कुछ कोर्सेज करने के लिए 2000 में। जब मैं अमेरिका गई तो वहाँ की दुनिया तो बहुत मुख्तलिफ थी वैसे भी, और रिहैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो गई मैं वहां जाकर। इनफैक्ट परेशानी इस तरह की थी कि हम लोग कितना पीछे हैं पाकिस्तान में, और इस फील्ड को की तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, ना हमारे पास उस किस्म के टूल्स हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं वापस जाऊंगी तो मैंने कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई चीज जरूर करनी है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए।
तो जब मैं वहां से वापस आई तो मायशा के साथ साथ मैंने खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जैसे मैं आपको बता रही थी कि वहां सिर्फ साइकेट्रिक साइड पर ही लोगों को पता था कि शायद हम ओटीज जो हैं हम सिर्फ उसी में काम करते हैं। तो मैंने फिजिकल साइड में, क्योंकि हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं था ऐसा, तो मैंने फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा अपनी तरफ से एक बीज डाला और कोशिश की कि वहाँ के लोगों को हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को ये बता सकूं कि हमारा क्या रोल है। डॉक्टर्स को मैंने सेमिनार्स किए, वहाँ पे वर्कशॉप्स की, इवेंट अवेयरनेस क्रिएट की और अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पोस्ट निकाली। सो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैं मायशा से आ रही थी तो वो एक सेंटर का सेटिंग थी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ इन पेशेंट्स भी थे। इत्तेफाक से वहाँ नया नया स्ट्रोक यूनिट भी बना था, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ पे बहुत सारे लोग, फिजिकल थेरेपिस्ट भी थे और लोग भी थे जो समझते थे कि ओटीज का रोल जब शुरू होता है जब हैंड का फंक्शन स्टार्ट होगा या कोई मूवमेंट स्टार्ट होगी। सो ना सिर्फ क्लाइंट्स को ये समझाना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, बल्कि हमारे फील्ड से रिलेटेड जो लोग थे उनको भी समझाना बहुत ही चैलेंजिंग था। सो स्ट्रोक यूनिट में काम किया, इन पेशेंट्स, प्राइवेट विंग, स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में आउट पेशेंट्स, हर किस्म का मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ बड़े और बच्चों दोनों के साथ। फिर मैंने खान यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स काम करने के बाद लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा रिहैब आता था। वहाँ की मैं इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर बनी थी। पूरे रिहैब की इंचार्ज थी और कोऑर्डिनेटर थी। और वहाँ मैंने पहली दफा वहाँ पे जब लोग वार्ड में एडमिट होते थे उसके बाद डिस्चार्ज के बाद कहीं हो जाते थे, कहीं चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था उनका होता क्या है। क्योंकि घर में ऑब्वियसली थेरेपी कराना मुश्किल होता है, मोटिवेशन भी नहीं होती, हर एक का होम बेस्ड वहां पर यहाँ पर जाना कराची में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इस चीज का आगाज किया फर्स्ट टाइम कि जब क्लाइंट डिस्चार्ज हो वहां से तो वो फिर फॉलो अप के लिए आए। तो हमारा आउट पेशेंट की जो है क्लिनिक का आगाज मैंने वहाँ पे किया। डिपार्टमेंट तो पहले चल रहा था बट जो आउट पेशेंट का एकदम से बूस्टअप हुआ था वो मेरे जाने के बाद हुआ। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि हमारे साथ बहुत अच्छी टीम थी। मैंने स्पीच थेरेपिस्ट की हायरिंग की वहाँ पर, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट थे। फिजिकल थेरेपी का डिपार्टमेंट अलग से था बट इट वाज ऑलरेडी देयर। ओटीज को और हायर किया और एक सेटअप क्रिएट किया। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि ओके चलो फिर कुछ करना चाहिए, तो मैं अमेरिका गई थी, कुछ कोर्सेज किए। और कोर्सेज करने के बाद क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस स्कूल बेस्ड नहीं रहा अभी तक, तो मैंने फिर एक मेन स्ट्रीम स्कूल ज्वाइन की थी स्टारलिंक्स के नाम से। उधर मैंने बच्चों के साथ डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो बच्चे अभी तक मैं देखती भी आ रही थी वो ज्यादातर ऐसे डायग्नोसिस के साथ थे जिनको जिनकी रिहैब थोड़ी सी या थेरेपी जो थी हमारी ओटी वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती। अब जब मैं एक मेन स्ट्रीम स्कूल में गई जहाँ स्लो लर्नर्स थे, बच्चे दिखने में तो वैसे ही लगते थे मगर उनकी एजुकेशन या फाइन मोटर हैंड राइटिंग या इमोशनल वेलबींग पर वहाँ पर इट वाज अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज वो एक स्कूल सेटअप था। उस वक्त उधर उस वक्त जब मैं 2007 की तकरीबन बात कर, तो जब यहाँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हमारा एक और डिपार्टमेंट बनने का आगाज हुआ, तो वहाँ मैंने 17 ग्रेड की जॉब की 2007 में। अ, हम लोगों की कुछ लोगों की हायरिंग हुई वहाँ पर। मैंने एज अ लेक्चरर काम किया, क्योंकि फिर उसमें एक और अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरी बिल्कुल वास्ट हो गई जो मेरा एक्सपीरियंसेस थे और जो मेरी एजुकेशन थी या जो मेरी थ्योरी थी, वहां मैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती थी और ऐसे लोगों को, अपने जैसे लोगों को क्रिएट कर सकती थी ताकि वो सोसाइटी में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना स्पेशल नीड्स की बात हो रही थी, बड़े बच्चों की बात हो रही थी और हमारे पास लोग नहीं थे काम करने वाले। तो वहाँ
मैंने 3 साल तक काम किया। और वहाँ पे पीएस का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। उसके बाद मैंने साउथ सिटी हॉस्पिटल, कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैंने डाउ यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। तो मैंने साउथ सिटी हमारा हॉस्पिटल है क्लिफ्टन पर, वहाँ ज्वाइन किया था। वहाँ पर भी इन पेशेंट्स का एक्सपीरियंस रहा, इसके साथ मैं अपनी क्लिनिक करती रही। और अभी करंटली मैं कुछ अरसे पहले केडीएसपी से मुंसलिक थी, 3 साल मैंने वहां पर काम किया। वहाँ केडीएसपी कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है, वहां पे मैं हेड कर रही थी ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट की। और करंटली अब मैं पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म में हेड कर रही हूँ इनकी तीनों ब्रांचेस को, और साउथ सिटी हॉस्पिटल में हूँ। और मैं एक चीज बताना भूल गई बीच में से, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो जियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी मैंने आगाज किया ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक का, वहां मैं क्लिनिक करती रही। और स्पीच थेरेपी के जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने सेंसरी इंटीग्रेशन पढ़ाया है तकरीबन कोई 6-7 साल। या आई वाज फॉरगेटिंग दिस। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग और डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस और जर्नी रही, और वाकई मुझे भी सुनते हुए काफ़ी मज़ा आया। तो आपने अभी एक इसी दौरान गुफ्तगू जिक्र किया कि ओटी का उस फील्ड में उस वक्त फील्ड के लोगों को भी समझाना मुश्किल था। तो हम बिल्कुल। आज भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, और उसकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कुछ आप थोड़ा सा मुख्तसरन अगर बता सकें। बिल्कुल। सो उस टाइम पर हमें तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगता था हर एक को बताने में, और फिर हम अपना काम स्टार्ट करते थे। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग एट दैट टाइम, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि थेरेपिस्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि वो एक चीज लोगों को पता नहीं है, और उसको अवेयरनेस देना और लोगों को काउंसल करना और मोटिवेट करना कि ये भी कोई फील्ड है, और इसकी भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। अब 25 साल के बाद एटलीस्ट हमें जब क्लाइंट कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वो कहते हैं हमारे बच्चों को सेंसरी चैलेंजेस हैं, हमें फाइन मोटर पे काम करना है, बच्चे की हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट लोगों को अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है, बट एट द सेम टाइम अभी भी बहुत काम करना बाकी। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर एज ग्रुप के लिए और हर किस्म के, चाहे कि डायग्नोसिस हो या ना हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी एज में जरूरी हो सकती है, या एक ना एक समझें कि जिंदगी में शायद कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर करेगा। उसमें यह है कि अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि हम प्रेगनेंसी अगर डिलीवरी के बाद से बात करें, तो उधर से लेके टिल यू आर अलाइव, जब तक आपकी डेथ नहीं होती, जब तक आप जिन जिन स्टेजेस से गुजरते हैं, चाहे वो टिपिकल हो या एटिपिकल हो, इवन जिनके पोस्चर्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, या मे बी अगर टिपिकल बच्चे हैं, इवन उनको हैंड राइटिंग के चैलेंजेस होते हैं या इमोशनल किसी किस्म के डिस्टर्ब होते हैं, उनको भी नीड पड़ सकती है। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई डायग्नोसिस होगी जब भी हमारे पास आएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो राइट आफ्टर बर्थ अगर बर्थ अनॉक्सिया की हिस्ट्री है या फिट्स की हिस्ट्री है, तो हमें बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी के क्लाइंट्स नजर आते हैं। फिर हमारे पास बच्चे जिनको ऑटिज्म है, एडीएचडी है, इस तरह के बच्चों को भी हम डील कर रहे होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रफी है, बहुत सारे डायग्नोसिस के साथ, इवन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बच्चों को। बच्चों में रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बट समटाइम्स उससे रिलेटेड के रोजाना के काम काज करने में उनको मुश्किल हो रही है, मे बी उनके इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है कि वो राइटिंग कर सकें, तो हम फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं बच्चों के या बड़ों के इवन। क्योंकि अगर स्ट्रोक हो गया उसके बाद अगर कोई अपना हाथ नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, और बटन नहीं लगा सक रहे हैं, या ड्रेसिंग नहीं कर सक रहे हैं, या बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं कर पा रहे हैं, या कभी मतलब कभी सीखा ही नहीं मे बी, या अगर उनको आती थी और किसी वजह से वो इंजरी की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया और नहीं कर पा रहे, तो हम उनको दोबारा से
रिगेन करवाते हैं उनकी वही फंक्शंस जो उन्होंने कभी सीखे थे। सो बेसिकली हम फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं तो हम सेल्फ केयर बेहतर होती है, जिसमें ड्रेसिंग, फीडिंग, बेदिंग, टॉयलेटिंग, हर किस्म के सेल्फ केयर जो कि हम सुबह उठने से लेके रात तक करते रहते हैं ना। इसके अलावा हम बेसिक एक्टिविटीज के अलावा हम इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पर भी काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ बेसिक एक्टिविटीज ही नहीं होती। ऑफिस जाकर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना, मनी को हैंडल करना, फोन को ऑपरेट करना, या ऑफिस में काम करना, या इवन घर पर औरतों को या इवन मर्दों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है किचन की एक्टिविटीज में, तो किसी भी फंक्शनल एक्टिविटी को करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हम काम करते हैं। अगर जीरियाट्रिक्स में बात करें तो बड़ों को एक्सरसाइजेस करवाना, उनके मेंटल हेल्थ पर काम करना, उनको एक्टिविटीज के थ्रू हम एंगेज करते हैं। और इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए अगर उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, अडेप्टिव इक्विपमेंट्स, अगर किसी को रैम चाहिए होता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा ओटीज बहुत लिमिटेड होके काम करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस। मगर जब बाहर अगर आप देखें तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के असेसमेंट के बगैर क्लाइंट डिस्चार्ज नहीं हो सकता हॉस्पिटल में, क्योंकि जब अगर वो घर जाएंगे और अकेले नहीं रह पाएंगे, या व्हीलचेयर की वजह से वो रैंप ना हो, या किचन इस तरह से मॉडिफाइड ना हो, या बाथरूम मॉडिफाइड ना हो कि उसके अंदर ग्रैब बार्स हों, या वो इंडिपेंडेंट ना रह सकते हों, तो ऑब्वियसली उनका डिस्चार्ज नहीं होगा। या इवन फॉर ड्राइविंग स्किल्स, कि जब तक वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको अप्रूव नहीं कर देते और उनका टेस्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो ड्राइव नहीं करते हैं। तो हमारा रोल तो बहुत वास्ट है, बट क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना उस स्टेज तक अभी अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो लोगों को इतना पता नहीं है इस बारे में। राइट। अगर बच्चों के साथ अगर मैं बात करूं तो सेंसरी प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर अंडरलाइनिंग सेंसरी चैलेंजेस होंगे तो बच्चा शायद बटन ना लगा सके, लिख ना सके, फंक्शनल नहीं नजर आएगा, या काम नहीं कर सकेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा ना स्कूल में ना घर में। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे हम काम करते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही इस पर काम करते हैं। कुछ और लोग भी, कुछ और प्रोफेशनल्स भी इस पर काम करना शुरू हो गए हैं, बट एक्चुअली एरिया जो है ना ये सेंसरी प्रोसेसिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। राइट। अच्छा, इस सारी बात से मैं ये भी अंदाज़ा लगा सका हूँ कि ओटी का जो काम है वो किसी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ या चैलेंज के साथ नहीं है। ऑलमोस्ट सारे ही डिसऑर्डर्स और इवन विदाउट डिसऑर्डर्स जो टिपिकल बच्चे इंडिविजुअल्स हैं उनको भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें ओटी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। Right. इवन जैसे अगर किसी को एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स की जरूरत है, आर्थराइटिस के बाद, या मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, या कार्डियक की सर्जरी हुई है कोई, या बैक पेन है किसी किस्म का, तो अडेप्टिव जैसे रीचर हम सजेस्ट करते हैं, या उनको बैठने का एर्गोनॉमिकली डिजाइन के कितना चेयर किस हाइट पर होनी चाहिए, टेबल किस हाइट पे होनी चाहिए, किस तरीके से आप बैठें, और अपना डे पूरा एक बैलेंस करके, और एक्टिविटीज को किस तरह से डिजाइन करें ताकि वो आपके लिए मुश्किल ना हो दिन गुजारना, एक प्रोडक्टिव तरीके से चल सके, फंक्शनल Right. तरीके से। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अगर पेरेंट्स आपको कांटेक्ट करना चाहें, आपसे रब्ता करना चाहें, सर्विसेज लेना चाहें, तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं आपसे? आई थिंक आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, बाय अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन पॉसिबल है, उसके बाद फॉलो अप भी हो सकता है। मेरी एक्चुअली प्राइवेट प्रैक्टिस है कश्मीर रोड पे कराची में, वहां पर आ सकते हैं और अपने सेशंस कर सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं। राइट। अच्छा, जो फिजिकली जो लोग आना चाहें वो तो आपसे रब्ता कर लेंगे, हम नंबर भी शेयर कर देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाहते हों
तो ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समटाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोविड में तो हम सभी यही कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी, बट उससे हमने बहुत लर्न किया। और पेरेंट्स ने भी और हमने भी कि एक ऑनलाइन सेशन किस तरह से दिया जाए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था हम सब के लिए। क्योंकि थेरेपीज जो है फिजिकली या ऑन साइट या जितनी हैंड्स ऑन होती है उतना ज्यादा इफेक्टिव होती है, बट एट द सेम टाइम कोविड में रियलाइज किया कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है मदर्स की, और स्टेप बाय स्टेप करके कि बच्चा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो भी एटलीस्ट मदर को इस तरह से गाइड कर लें, ताकि वो जो है अपनी जो होम प्रोग्राम दिया होता है हमने या होम प्लान जो दिया होता है उसको फॉलो अप कर सकें। और वैसे भी मैं लिमिटेड नहीं हूँ कराची तक, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हैदराबाद से भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं दुबई से, क्योंकि आपको पता है कि बाहर इस तरह की थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स सेंटर्स में। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से। तो ऑनलाइन तो डेफिनेटली इसको अब हम रोक नहीं सकते, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द डे। राइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हर बच्चा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ आता है, या जो भी इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम वैसे ओवरऑल पूछना चाहें कि आप एज अ प्रोफेशनल किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जो उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूँ। राइट, सो बेसिकली जब हमारे पास कोई नया क्लाइंट होता है आता है, तो हम उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। पेरेंट ऑब्जर्वेशन होती है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन या एक एक्सपीरियंस आदमी की जो कीन ऑब्जर्वेशन होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मदर का फीडबैक होता है, असेसमेंट के जो हमारे स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, और सेशन को डिजाइन करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंटरवेंशन का प्लान मदर के साथ भी डिस्कस करते हैं और उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डेफिनेटली बच्चा आता है और हम उनको प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं और उनके साथ हैंड्स ऑन उस वक्त कर सकते हैं। मगर जो काम मदर या पेरेंट्स कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा हमारे पास एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। तो मदर्स को गाइड किया जाता है ताकि वो घर पे भी फॉलो अप राइट। अच्छा, एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे वो ये कि ख़ास तौर पे आपकी जो ओटी वाली फील्ड है उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के डिफरेंट थेरेपीज़ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब आपके पास आते हैं क्लाइंट्स, तो किस किस्म का इक्विपमेंट आपके पास होता है, और कुछ बाकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर बच्चे की या इंडिविजुअल की पेरेंट्स को अरेंज करना पड़ता है, कैसे करते हैं आप काम? बेसिकली मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक पीडियाट्रिक सेटअप में तो काफी कुछ मटेरियल, काफी कुछ टूल्स मौजूद हैं, जिसमें सेंसरी रूम है, जिसमें स्विंग है, बॉल है, स्लाइड्स हैं, हर किस्म की जो भी बच्चे को मैट है, डिफरेंट एक्टिविटीज है फाइन मोटर के लिए, जो कि कुछ तो ऐसी होती है जो कि बच्चों मदर्स के पास ऑलरेडी होते हैं, टॉयज, क्योंकि बेसिक तो टॉयज ही होते हैं या पजल्स होते हैं जिनसे हम काम करते हैं, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उन पे हमने कोई एक्स्ट्रा लोड या बर्डन डाल दिया है, और खेल खेल में हम उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हैं। और ये भी गाइड करते हैं मदर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों के लिए हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि थेरेपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चीज खरीदें मार्केट से, जो कि बच्चे की थेरेपी में हेल्प आउट करे। तो कुछ चीजें तो बाहर से मिल जाती हैं और कुछ चीजें हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें सेंसरी ब्रशेस हो सकते हैं, बिल्बार्जर ब्रश है, चुई नेकलेसेस हैं, और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हम गाइड कर देते हैं कि वो घर पर बना सकें। और बेसिक कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो घर में डिफरेंट, समझे आपके किचन में वो चीजें मिल जाएंगी, हर घर में मिल जाएंगी वो चीजें। तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाईटेक, कुछ चीजें तो डेफिनेटली हर चीज तो आप घर में नहीं बना सकते या घर में मौजूद नहीं होती।
बट घर की चीजों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं और गांव में या डिफरेंट एरियाज में जाते हैं जहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है या लोग नहीं खरीद सकते, तो हम घर की चीजों को देखते हैं कि उनके पास क्या चीज मौजूद है और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजों को यूटिलाइज करने की समझ आने लग जाती है। एक ही चीज को हम चार पांच डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते राइट। अच्छा, आपने अपनी जिक्र करते हुए अपनी जर्नी का काफ़ी ट्रेनिंग्स का, अपनी सर्टिफिकेशंस का जिक्र हैं। किया, तो उससे हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि आप अपनी ट्रेनिंग, एजुकेशनल अपडेट और उस पर काफ़ी जोर दे रही हैं। और पेरेंट्स की गाइडेंस पे भी आपने अभी जिक्र किया कि उस पर भी काम होता है। तो एक और डिमांड जो पेरेंट्स की तरफ से आजकल होती है कि हमें सेशंस को ऑब्जर्व करने दें, तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिल्कुल बहुत जरूरी है। किसी भी मदर को हम मना नहीं करते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम इनकरेज करते हैं। बल्कि सिर्फ मदर ही को नहीं, फादर्स भी जितना इन्वॉल्व है उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम मदर को गाइड कर देते हैं मगर जब वो घर जाते हैं तो घर वालों को नहीं पता होता। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि दादीज को भी इन्वॉल्व करें, कभी हो तो उनको भी लेकर आएं, ताकि उनको पता चले कि बच्चों के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और उनको घर में किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब तो खैर न्यूक्लियर फैमिली भी बहुत कॉमन हो गया है, बट कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन हो ही रहा होता है पूरी फैमिली के साथ। तो बहुत जरूरी है। बल्कि जो मदर्स नहीं इन्वॉल्व होती हैं फॉर एनी रीजन, हम उनको जरूर इंसिस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमारे सेशन जरूर ऑब्जर्व करने आए। कुछ उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ, मगर हम उनको कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा है और ये तो चलते रहेंगे, मगर ये थेरेपीज देखना या ये टाइम जो हम आपके बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं वो देखना, उधर लर्न करना, उस वक्त हमसे पूछना और हमारे साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम वर्क है। और सिर्फ हम अपना टाइम पूरा करके चले जाएं और मदर्स को कुछ ना बताएं या मदर्स ना देखें, तो इसका फिर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। फायदा तो फिर भी होता है डेफिनेटली, मगर उतना नहीं होता जितना कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। और राइट। मदर्स तो जो काम कर सकते हैं वो हम काम नहीं कर सकते, और मदर्स को गाइड करना बहुत जरूरी है, एम्पावर करना बहुत जरूरी है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर से अच्छा थेरेपिस्ट और कोई नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, जो पेरेंट्स, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि पेरेंट्स की तरफ से ये ज़रूर कहा जाता है कि पूछा करें ताकि उनको मज़ीद कुछ मशवरा मिल सके। अच्छा, कि जब पेरेंट्स किसी भी प्रोफेशनल को अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए देख रहे होते हैं, अगर हम ओटी की बात करें या किसी भी रिहैब फील्ड की, तो उनको किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिसके बाद वो डिसाइड करें कि हाँ, इस थेरेपिस्ट के पास हमें जाना चाहिए? क्या आप मशवरा देंगी? अम, मेरा ख्याल है जितना रिसर्च करें उतना अच्छा है। क्योंकि बगैर जाने हुए कि आप किसके पास अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और कौन है, आप एक सिंपल सी चीज है कि जब हम इवन कपड़े भी लेने जाते हैं तो 10 दुकानें देखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मतलब कलर से लेके हर चीज का जायजा लेते हैं। तो जब हम थेरेपिस्ट के पास या कोई मेडिकल कंडीशन के साथ जाते हैं तो डॉक्टर का ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है, या उनकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, या उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये बेसिक चीजें जो आपका राइट है, आप थेरेपिस्ट से भी जो सही होगा, जेन्युइन होगा, वो कभी भी इसको छुपाएगा नहीं ऑब्वियसली, या माइंड नहीं करेगा बताने में कि उसने क्या किया हुआ है। और आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं। अब आजकल तो गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एक qualified therapist with experience, it does matter, ऐसे ही नहीं किसी के भी पास चले जाए, बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट। आपकी आपके बच्चे की लर्निंग है, ग्रोथ है, बहुत सारी टाइम है इनफैक्ट, तो और पैसे इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों का ख्याल रख के फिर जाना
राइट। हमारा भी पर्पस, वन ऑफ द पर्पस यही है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि ठीक प्रोफेशनल्स कौन से हैं जिनके पास वो जा सकते हैं। वन और ऑफ मैं द ये रीजन। कहूंगी कि अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में हैं। तो ये हमारा काम है। हम स्कूल भी जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को, इवन टिपिकल बच्चों को किसी भी उसमें स्टेज पर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम सर्वे करते हैं, हम और लोगों से पूछते हैं, हम मशवरा करते हैं, फिर जाकर एडमिशन करवाते हैं। तो इसी तरीके से जब आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हों तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च करके जाएं, ताकि जो है ना आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ जो हम पूछना चाहेंगे वो ये कि अब बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, ये जो भी बच्चों को चैलेंज हैं उनके हवाले से। तो हमारे यहाँ माशरे में अभी भी बहुत से ऐसे अल्फाज, फ्रेजेस यूज़ हम कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली, जो कि शायद हमें नहीं करने चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इन अच्छे अच्छे सॉफ्ट अल्फाज के इस्तेमाल से पेरेंट्स पे और उन बच्चों पे असर भी पड़ता है? बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने पूछा। क्योंकि जिस फैमिली में इस तरह कोई स्पेशल नीड्स के साथ बच्चा होता है तो उनकी माओं को ही पता होता है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। उनके लिए अगर तेरी आंखों से कोई देख रहा है, या उन बच्चों से डर रहा है, या उनको पागल कह रहा है, या टर्म्स होती हैं जैसे डेफ एंड डम और एबनॉर्मल, और या बच्चा नॉर्मल नहीं है, इतना भी बोल देना हमारे लिए तो बहुत छोटी सी बात होती है, मगर उनके लिए उनको डिप्रेशन में डाल सकती है, उनको घर में बंद रख सकती है। ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं, मदर्स आते हैं कि हमने सबसे कट ऑफ कर दिया, हम अपनी फैमिली में नहीं जा सकते क्योंकि लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं या अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। वो पार्क्स नहीं ले जा सकते, वो रेस्टोरेंट्स नहीं ले जा सकते, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप ये देखें कि अगर किसी को घर में इस तरह से कैद कर दें कि हमें लगे कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें लोग अजीब नजरों से देखेंगे या अजीब जुमले हमारे ऊपर कसेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी रेगुलर, आज के इस जमाने में तो खैर किसी की भी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सही नहीं है। इतने स्ट्रेसेस हैं हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में इनफैक्ट, तो कोई भी उस कैटेगरी में नहीं आता है। बट इस तरह से किसी को कहना या दूर भागना या ये समझना कि उनके बच्चे को भी लग जाएगा या उनका बच्चा जो है उनसे सीख लेगा, तो ये बहुत ज्यादती है। तो अब जो टर्म्स यूज हो रही है वो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चों को रेस्टोरेंट ले जाएं, आप पार्क ले जाएं, आप अपने रिश्तेदारों में ले जाएं, उनको छुपाएं ना। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं या निकलेंगे नहीं तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी। मगर ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि जब हमारे साथ इनकाउंटर होता है उन पेरेंट्स का या मदर्स का, तो जिस तरह से वो परेशान होती हैं या वो रो रही होती हैं या वो डिप्रेशन में जा रही होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि छोटे छोटे लफ्ज जो हम ऐसे ही चलते फिरते बोल रहे होते हैं वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस पे, बच्चे की सेल्फ एस्टीम पर, और राइट। ऑब्वियसली पूरी फैमिली अफेक्ट करती है इससे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल हम तकरीबन एंड पे पहुंच चुके हैं। लास्ट में ये मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये रिहैब फील्ड के सारे प्रोफेशनल्स के लिए या ओवरऑल इस फील्ड की बेहतरी के लिए आप क्या समझती हैं कि हम में ओवरऑल किस चीज़ की कमी है हमारे प्रोफेशनल्स में या इस फील्ड में, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम इस फील्ड को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें किस तरफ, किस सिमत में जाना पड़ेगा? आई थिंक प्रोफेशनल्स में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनल्स भी हैं उनको अपने वर्क एथिक्स का इतना ख्याल नहीं होता। हम वही लोग जो बाहर जाते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं और बाहर काम करते हैं तो एकदम से प्रोफेशनल्स हो जाते हैं या वर्क एथिक्स को फॉलो करते हैं, मगर जब हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं और लगता है कि हमें किसी चीज की को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, स्पेशली अपने मुल्क में हों, तो हमें ज्यादा नीड है
क्योंकि यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोगों को पता नहीं है, तो मेरा ख्याल है जब इन चीजों की कमी होती है तो इससे फर्क बहुत पड़ता है। बट मैंने ये भी देखा है कि जो शख्स प्रोफेशनल ज्यादा होता है, प्रोफेशनल ज्यादा नहीं होता, बट क्योंकि बाकी लोग थोड़े से कम हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर कोई प्रोफेशनल या वर्क एथिक्स की या कुछ चीजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस वो एक अलग से नजर आ रहा होता है, या उसको भी इवन लोग कह रहे होते हैं कि वो ये बहुत प्रोफेशनल है। समटाइम्स वो नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव तरफ भी ले जाते हैं कि उनको आई थिंक समझने में भी मुश्किल होती है कि अगर कोई प्रोफेशनल है तो क्यों है, समटाइम्स सही। मुश्किल हो रही होती है उनको एक्सप्लेन करना कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब, कि हम वी हैव टू बी प्रोफेशनल, हमें वर्क एथिक्स फॉलो करने हैं चीजें। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है। बाकी ये है कि आई थिंक हमें टाइम के साथ साथ नई डेवलपमेंट जो हो रही है दुनिया भर में, ये नहीं कि हम अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इसमें समटाइम्स प्रोफेशनल्स लैग कर देते हैं कि वो टाइम के साथ साथ ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, लर्न नहीं कर रहे होते हैं नई चीजें, या उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, मेरा ख्याल है जब इंसान बाहर जाता है, बाहर से पढ़कर आता है, तो वो बहुत सारी चीजें, ऑल्दो उस तरीके से शायद अप्लाई नहीं हो सकती है, बट हम्म। एक्सपोजर की वजह से आपका दिमाग बिल्कुल यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और बहुत राइट। सारी चीजें आपको समझ आने लगती है। तो मेरा ख्याल है इसकी भी कमी है कि लोग इतना अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं वक्त के साथ। हम्म। जी, तो इसी एडवाइस और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। आई वुड लाइक टू थैंक मिस नजमा आदम वंस अगेन कि उन्होंने टाइम निकाला और इस सेशन को टाइम दिया, और वी होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स को इनसे ही डायरेक्टली मिली है वो ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मिस नजमा आदम डिफरेंट वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करते रहते हैं, और अभी भी हैंड राइटिंग से मुतलिक एक वर्कशॉप इनिशिएट करना चाह रहे हैं। तो जो भी जिन लोगों को वर्कशॉप की ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत हो वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो इनका नंबर है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो हम ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विद हर। सो थैंक यू वेरी मच जी मिस नजमा आदम कि आपने टाइम निकाला, और थैंक यू वेरी मच जी, हम दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। माय प्लेजर। थैंक राइट यू। जी, तो इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।